आवाज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक लंबी डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। तो अब बिना डरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आप लोगों को और डरा सकूं। तो अब हमेशा की तरह बिना ज्यादा वक्त गवाए कहानी शुरू करते हैं। अंधेरा धीरे धीरे आसमान में किसी पानी में स्याही की तरह घुल रहा था। आसपास ठंड बढ़ने लगी थी, पर अब तक किसी का फोन नहीं आया था, नहीं कोई मैसेज। मैं यहां कब से अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। मैंने फिर एक बार अपना फोन निकाल कर देखा। कोई मिस कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं था। बैटरी 10% से भी कम थी। मैं वहां बैठे बैठे चिंता के कारण अपना एक पैर जोर जोर से हिला रहा था, और तभी मैंने वो आवाज सुनी। तुम हो गए? 30 अक्टूबर 2012। मैं उस दिन को कभी भुला नहीं पाऊंगा। उसके अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को मेरी फ्रेंड जिया का बर्थडे था, और हम 30 अक्टूबर की रात उसका बर्थडे मनाने वाले थे। पर ये उसका कारण नहीं है, बल्कि उस दिन मेरे और मेरे दोस्तों के साथ जो हुआ था, ये उस कारण से है। घटना के कुछ 2 हफ्ते पहले मुझे पता चला कि 31 अक्टूबर को जिया का बर्थडे है। उस दिन से बार बार मैं यही सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या गिफ्ट दूं, ऐसा क्या करूं जो उसे हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाए। हालांकि सब गलत हुआ था, और अब वो दिन मेरे लिए बस एक भयानक याद बनकर रह गया है। मेरे कुछ दोस्त भी इस बारे में जानते थे कि मैं जिया से प्यार करता हूं, और उन्हें भी जिया के जन्मदिन के बारे में पता था। जन्मदिन के कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि जिया जन्मदिन पर कैंपिंग के लिए बाहर जाना चाहती है, और वो ये भी चाहती है कि मैं उनके साथ, मतलब सब दोस्तों के साथ कैंपिंग करने चलूं। पर यह बात वो मुझसे कहने से डर रही थी। वैसे भी वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। उस दिन बातों बातों में मुझे दोस्तों ने यह भी कहा कि जिया भी मुझे चाहती है, पर वो मुझे बताने से डर रही है, और इसलिए वो उसका बर्थडे मेरे साथ मनाना चाहती है। जिया और मेरी पहचान बस कुछ ही महीने पहले हुई थी। उसने हाल ही में हमारा कॉलेज ज्वाइन किया था। मैंने जब पहली बार उसे अपनी क्लास में देखा था, तब से मैं उसे चाहने लगा था। हर वक्त उसे ही देखता रहता था। शायद वो भी इस बात को अच्छे से जानती थी, लेकिन वो बहुत शांत स्वभाव की थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। पर मेरे लिए एक खुशी की बात थी कि वो भी मुझे पसंद करती है। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि कॉलेज से 35 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, जो कि कैंपिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। पर उन्होंने कहा कि हम उसे सरप्राइज देंगे। हम उसे बताएंगे कि मैं कैंपिंग के लिए नहीं आने वाला हूं, और फिर मैं अचानक वहां जाकर उसे सरप्राइज दूंगा, उसे प्रपोज भी करूंगा, ताकि वो दिन उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाए। तो जैसा तय हुआ था, हम सारे लोग अपने अपने काम में लग गए। 31 अक्टूबर का दिन करीब आता जा रहा था, और हम सभी 30 अक्टूबर की रात कैंपिंग के लिए जाने वाले थे। तो जैसा तय हुआ था, मेरे दोस्तों ने जिया को बता दिया कि मैं उनके साथ कैंपिंग पर नहीं आने वाला। इस बात का दुख मुझे उसके चेहरे पर हर बार दिखाई देता था, लेकिन वो मुझसे पढ़ाई के अलावा ज्यादा बात नहीं करती थी। और वो जब भी किसी बहाने से बात करती, तो वो कहने की कोशिश करती थी कि मैं उनके साथ चलूं। जानबूझकर कैंपिंग का विषय छेड़ती थी, और मैं हर बार ये कहकर टाल देता था
कि मुझे कैंपिंग पसंद नहीं है। और फिर ऐसे ही एक एक कर वो दिन बीतते चले गए। आखिरकार वो दिन आ गया, 30 अक्टूबर। हम 8 दोस्त हैं। उनमें से 3 लड़कियां हैं और 5 लड़के। सभी ने कैंपिंग की तैयारी कर ली थी। उससे पहले मैंने कभी कैंपिंग नहीं की और नहीं कैंपिंग के बारे में मैं कुछ जानता था। लेकिन मेरे दोस्त गगन ने इस बारे में मेरी सहायता की। उसने मुझे बहुत सारी बातें बताई। हम दोनों उस दिन सुबह जाकर उस जगह को देखने चले गए जहां हम सब कैंपिंग के लिए रुकने वाले थे। हम दोनों आपस में बात करते करते उस पहाड़ी को चढ़ रहे थे। गगन, इससे पहले तुमने कितनी बार कैंपिंग की है? मैंने ऊपर पहाड़ी की ऊंचाई को देखते हुए उससे पूछा। पता नहीं, मतलब कभी गिना नहीं, पर शायद यही कोई 8 या 10 बार। पर मैं ज्यादातर बड़े ग्रुप्स के साथ कैंपिंग करता हूं, क्योंकि बड़े ग्रुप्स में खतरा कम होता है और डर भी कम लगता है। डर? डर किस बात का? हाँ, मतलब नए नए होने पर डर तो सभी को लगता है। जैसे कि रात भर नींद नहीं आती, हमेशा ये डर लगा रहता है कि कोई जानवर ना आ जाए, या फिर अगर तुम भूत प्रेत से डरते हो तो भूत प्रेत का डर। मैंने हंसते हुए उसे कहा, हाँ हाँ, तो कैसा रहा अनुभव? अच्छा लगता है। आप डर को बहुत करीब से महसूस करते हो, फिर धीरे धीरे डर की आदत पड़ जाती है और आखिरकार डर खत्म हो जाता है। अब मुझे पहले जितना डर नहीं लगता। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए सहमति जताई। फिर कुछ कदम आगे जाते हुए आसपास की शांति को महसूस करते हुए मैंने उससे पूछा, और जिया के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं तो उसके नाम की सिवाय उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरे उस सवाल के बाद उसके चेहरे पर भी कुछ सवाल उभरने लगे। वो कुछ सोचते हुए थोड़ा धीमा चलने लगा और कुछ देर बाद उसने कहा, वैसे तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानता, मतलब कभी जरूरत ही नहीं पड़ी जानने की। मैंने फिर से अगला सवाल किया, गगन, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहती है? उसने इस बार बिना सोचे ही जवाब दिया, पता नहीं। मैं आगे एक और सवाल करने वाला था कि मेरे बोलने से पहले ही उसने कहा, हैरानी की बात है ना, हम पिछले 4 महीनों से एक साथ हैं, पर हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। या शायद उसने बताया हो, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने भी उसकी बात में हामी भरी। हाँ, मतलब सच में हैरानी की बात है। पर मैं आज उससे ये सारे सवाल पूछूंगा कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है और किस बात के लिए मुझे पसंद करती है। गगन ने मेरी बात पर हंसकर कहा, हाँ भाई, आज तो तुम दोनों का दिन है। पहाड़ी का आधा हिस्सा चढ़ने के बाद हम एक सुनसान शांत जगह पर आ गए थे, जो कि बहुत ही शांत जगह थी। आसपास ऊंचे घने पेड़ थे और उन पेड़ों के बीच वो गोलाकार जगह थी। वहीं एक तरफ थोड़ी खाई सी थी, जहां से नीचे का रास्ता साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। करीब 1 घंटे तक चलने के बाद हम यहां तक आ पहुंचे थे। मैंने झुककर नीचे देखा तो नीचे के रास्ते से कोई इंसान चलते हुए जा रहा था, जिसका आकार हमें एक छोटी सी उंगली जितना दिखाई दे रहा था। मैंने पहाड़ी से नीचे जा रहे उस इंसान को पुकार लगाई। उस वक्त मेरी आवाज पहाड़ पर गूंज उठी, पर शायद ही नीचे जा रहे उस इंसान तक मेरी आवाज पहुंची थी। वो बिना रुके, बिना यहां वहां देखे अपनी रफ्तार से चलता रहा, या शायद उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा ली थी। फिर वो आगे जाकर आगे घने पेड़ों के बीच दिखाई देना बंद हो गया। मैंने फिर एक बार उस जगह पर नजर घुमाई। काफी शांत जगह है ना? गगन ने भी इधर उधर ऊपर नीचे नजर घुमाते हुए कहा, मच्छी है और इसे देखकर लगता है कि लोग हमेशा यहाँ कैंपिंग के लिए आते होंगे। मैंने भी उस जगह पर आसपास थोड़ा घूम कर देखा। गगन की बात सही थी। वहां पर कुछ कुछ जगहों पर कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक, कोयला और कुछ अधजली लकड़ियां पड़ी हुई थी। जमीन के अंदर एक गड्ढा बना हुआ था। मैंने वही आसपास कुछ हड्डियों के टुकड़े भी देखे और गगन से पूछा, इस जगह को किसने चुना है? जिया ने। शायद वो यहां हमेशा आती जाती रहती है, इसलिए। जिया का नाम लेते ही मैं नॉर्मल हो गया, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा था। गगन ने कहा, चलो अब चलते हैं।
मुझे शाम को वापस यहाँ आना है जिया के साथ। फिर हम उस पहाड़ को उतर कर नीचे जाने लगे। जब हम उस जगह से दूर जा रहे थे तब मैंने कुछ अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई लकड़ियां या टहनियां टूट रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और ऐसा लगा जैसे मुझे देख पेड़ के पीछे कोई छुप रहा है। कुछ पल के लिए मैं वहीं पर खड़ा रहा। मैंने अपनी नजर हटाई कि फिर से ऐसा लगने लगा जैसे सामने से कोई मुझे देख रहा है। अजीब सा एहसास था। जब भी मैं अपनी नजर उठाकर देखता उस पल कोई पेड़ों के पीछे छुप जाता था, पलक झपकने से भी बहुत तेज। मैंने फिर गगन को देखा तो गगन मुझसे 30 या 40 कदम दूर जा चुका था। मैंने वहीं से उसे आवाज लगाई, गगन बहन, अरे मैंने भी देखो को। गगन मेरी आवाज सुनकर रुक गया। मैं तेज चलता दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए थे वहां? कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। क्या तुम्हें भी कुछ महसूस हुआ? गगन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर आगे चलते हुए कहा, पहली बार कैंपिंग कर रहे हो तो ऐसा ही लगता है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी भी हालत ऐसी ही थी। ये जंगल पहाड़ी इलाके ऐसे ही होते हैं। यहां हमें हमेशा हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कोई हमें देख रहा है या फिर हमारा पीछा कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस हमारा कॉन्शियस माइंड है जो और ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। शायद गगन जो कह रहा था वो सही था। फिर मैंने एक लंबी राहत की सांस ली और उसके साथ तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गया। पहाड़ चढ़ने में हमें जितना वक्त लगा था उससे आधे से भी कम समय में हम उस पहाड़ से नीचे उतर गए थे। हमने एक पत्थर का निशान ढूंढ लिया और उसे तय किया कि जहां मुझे बैठकर उनका इंतजार करना था, और फिर उनके आने के बाद उनके पीछे पीछे जाकर कुछ वक्त के लिए वहीं पर छुपकर बैठना था। फिर आधी रात जब सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तब मैं अचानक उसके सामने जाकर उसे सरप्राइज दूंगा। यही प्लान था हमारा। मैंने घर जाकर कुछ जरूरी सामान लिया और उनके वहां आने से पहले पहाड़ी के पास बताई हुई जगह पर जाकर रुक गया। मैं अपने आसपास देखते हुए दोस्त के फोन का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो चुकी थी, आसपास ठंड भी बढ़ने लगी थी। मैं पहली बार ऐसी किसी जगह पर अकेला आया था, शायद इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डर रहा था। मेरे मोबाइल से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि गगन का मैसेज आया होगा। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर लो बैटरी का मैसेज था। इस सब भागदौड़ में मैं मोबाइल चार्ज करना ही भूल गया था। मैंने उसी तरह मोबाइल को जेब में रख दिया। अंधेरा धीरे धीरे आसमान में किसी पानी में स्याही की तरह घुल रहा था। आसपास ठंड बढ़ने लगी थी, पर अब तक किसी का भी फोन नहीं आया था, नहीं कोई मैसेज। मैं यहां पर कब से अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था। मैंने फिर एक बार अपना फोन निकाल कर देखा, कोई मिस कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं था। बैटरी अब 10% से भी कम बची थी। मैं वहां बैठे बैठे चिंता के कारण अपना एक पैर जोर जोर से हिला रहा था, और तभी मैंने वो आवाज सुनी, क्या तुम गुम हो गए हो? मैंने घबराकर अपने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों के पास वो कहा था। घबराहट के कारण मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। मुझे आसपास का अंधेरा और भी घना लगने लगा था। मुझे फिर वही एहसास हुआ जैसा मुझे दोपहर को हुआ था। लगा जैसे पेड़ों के पीछे कई सारे लोग छुपकर मुझे देख रहे हैं। मेरी नजर जिस पेड़ पर जाती, पलक झपकते ही वहां कुछ छुप जाता था। मैं अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। मैंने अपना मोबाइल निकालकर उसमें एक मैसेज टाइप कर दिया और उसे ड्राफ्ट में सेव किया, ताकि अगर कुछ खतरा महसूस हो तो मैं उसे पुलिस के इमरजेंसी विभाग को भेज सकूं। और मैंने फिर से अपना मोबाइल जेब में रख दिया। मैं अब उस जगह से दूर जाने के बारे में सोच रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। कोई मैसेज आया था। उसमें लिखा था कि हम दूसरे रास्ते से ऊपर जा रहे हैं, तुम भी जल्द पहुंच जाओ। मैसेज गगन का था, पर मैसेज करने में उसने इतनी देर क्यों कर दी थी? वहां तो अंधेरा हो चुका था और वो सब अंधेरा होने से पहले ही वहां जाने वाले थे। मुझ में अकेले ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी। सब गड़बड़ हो चुकी थी। फिर जैसे ही मैंने सामने देखा
मैं घबरा कर पीछे हट गया। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, किसी लाल साड़ी या लाल कपड़े में। कौन है? कौन है? मुझे घबराया हुआ देव उसने टॉर्च का प्रकाश अपने खुद के चेहरे पर मारा। मैंने गौर से देखा तो वो जिया थी, पर उसके कपड़े तब अलग थे। पहले देखने पर मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कोई औरत खड़ी है, लाल कपड़े या लाल साड़ी पहनी हुई। मेरी आंखों पर तेज प्रकाश पड़ने के कारण शायद मुझे यह भ्रम हुआ था। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? उसने एक अजीब सा जवाब दिया, मैं अकेले ही यहां घूमती रहती हूं। मतलब मैं इस जगह को अच्छे से जानती हूं। हमने रास्ता बदल दिया। आखिरकार गगन ने मुझे बताया कि तुम भी यहां पर आए हो, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर तुम्हें यहां लेने आई हूं। उसका जवाब सुनकर मेरा चेहरा खिल उठा। उसे देख मेरा डर अपने आप कम हो गया। मैं अपने कपड़े झटक कर सीधा खड़ा हो गया। उसने ऊपर इशारा करते हुए कहा, चलो चलते हैं। मैंने अपना सर हिलाते हुए उसे हाँ में जवाब दिया और फिर हम साथ साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। मेरी धड़कन अब भी तेज थी, पर अब इसका कारण डर नहीं था, बल्कि वो मेरे करीब मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं उससे बात करने से भी डर रहा था, पर कहीं से तो बात शुरू करनी थी, तो इसलिए मैंने कहा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन तो कल है। ये कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी रूखी लग रही थी। हाँ जानता हूं, पर फिर भी। मैंने फिर कोई बात छेड़ने के लिए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे सुनसान पहाड़ों जंगलों से? अब मतलब जंगली जानवर या फिर भूत प्रेत? नहीं, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम डरते हो। मैंने कुछ सोचकर हाँ ना में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, मतलब इतना नहीं डर लगता, पर आज ही मैंने इस जगह के बारे में इंटरनेट पर ढूंढा था। कुछ अजीब सा पढ़ने को मिला था इस जगह के बारे में। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या अजीब पढ़ा था? यही कि इस पहाड़ी पर कई सारी अजीब घटनाएं हुई है। मतलब कोई भूत प्रेत से संबंधित बातें लिखी थी। कई साल पहले या किसी पंथ या संप्रदाय के लोग रहते थे जो इस पहाड़ पर शिखर पर रहते थे, और वो तभी पहाड़ से नीचे उतरते थे जब उन्हें किसी का शिकार करना होता था, मतलब जब किसी को मारना होता था। लिखा था कि इससे उनकी ताकत बढ़ती है, उनका समुदाय बढ़ता है। जिया ने टॉर्च का प्रकाश मेरे चेहरे की तरफ करते हुए पूछा, तो क्या तुम मानते हो इन सब बातों को? मैं उसका मन नहीं दुखाना चाहता था, क्योंकि शायद वो इस जगह को अच्छे से जानती थी। मेरे चेहरे पर प्रकाश की तेज रोशनी थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी हालत में उससे कहा, हाँ, पर उसमें लिखा था कि वो लोग यहाँ लाल पोशाक में रहते हैं, और आज भी लाल पोशाक में यहाँ कोई घूमता दिखाई देता है, लेकिन वो ज्यादातर यहाँ से गुजर रही महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। उसने मेरी आंखों से रोशनी हटाई। कुछ पल के लिए मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी। मैं तेजी से पलकें झपका रहा था। तब मुझे एक अजीब सा आभास हुआ। जब भी मैं अपनी पलकें झपकाता था, मुझे जिया की जगह पर एक भयानक औरत दिखाई पड़ती थी। कुछ वक्त लगा नजर ठीक होने में, जैसे मुझे कोई आंखों का भ्रम हो रहा था। फिर मैंने ठीक से देखा तो वहां जिया खड़ी थी। पता नहीं तब मुझे क्या हो रहा था। उसने आगे चलते हुए कहा, शायद तूने उस पोस्ट को ठीक से नहीं पढ़ा, या फिर उस पोस्ट को लिखने वाले का नाम नहीं पढ़ा। वो पोस्ट मैंने ही लिखी थी। वो लोगों को बेवजह नहीं मारते थे, वो उनकी बलि चढ़ाते थे। और यही नहीं, वो लोग अपना रूप बदलने में माहिर थे, इसलिए उन्हें आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। उसकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने देखा ही नहीं था कि वो पोस्ट किसने लिखी है। तब मैंने उससे कहा, हाँ, शायद मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, वापस जाकर जरूर पढ़ूंगा। उसने बस एक मुस्कुराहट से जवाब दिया। अब हम दोनों काफी आगे आ चुके थे और कुछ दूर चुपचाप चलते रहे।
और मैंने फिर एक सवाल किया, तुम कहाँ रहती हो? मतलब तुम्हारा घर कहाँ है? उसने फिर से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आगे कहा, मैं हैरान रह गया था जब मुझे पता चला कि शायद ग्रुप में किसी को यह नहीं पता कि तुम कहाँ रहती हो। मेरी उस बात पर उसने थोड़ा सा हंसकर जवाब दिया, जल्द ही पता चल जाएगा, बस हम ऊपर पहुंच जाए, फिर हम आराम से ला करेंगे। मैंने भी हंसकर उसकी बात में हामी भरी। फिर चलते चलते अचानक से मेरे हाथ का उसके हाथ को स्पर्श हो गया। मेरे शरीर में ठंड की एक लहर सी दौड़ गई, पर उसका स्पर्श अजीब सा था, जैसे किसी बुरी औरत का हाथ होता है, बहुत खुरदुरा और रूखा सा। अब हम चलते चलते ऊपर तक आ चुके थे, उसी जगह जहां मैं गगन के साथ आया था। बहुत ही शांत और ठंडी जगह थी। वहां बहुत गहरी खामोशी थी। हम दोनों से थोड़ी ही दूरी पर कुछ टेंट लगाए गए थे। वहीं एक तरफ आग जल रही थी, पर जैसे जैसे हम उस जगह के और करीब जा रहे थे, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पता नहीं सब इतने शांत क्यों थे, जबकि हम यहां मौज मस्ती करने आए थे। जिया और मैं जब हम उस जगह के पास पहुंचे तो देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन जिया के चेहरे पर कोई हैरानी की लकीर नहीं थी। तो मैंने जिया से पूछा, बाकी सारे दोस्त कहाँ हैं? उसने शांत गहरी आवाज में कहा, सो रहे हैं, शायद आराम कर रहे हैं। मैंने उनके टेंट के पास जाकर टेंट का पर्दा हटाकर देखा। सब सच में सो रहे थे। ये बात मुझे काफी अजीब लगी, क्योंकि सब यहां एंजॉय करने के बजाय सो रहे थे। जिया ने फिर उसी लहजे में कहा, शायद तुम भी थक गए होंगे, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, अभी आराम करो, हम रात में जश्न मनाएंगे। फिर उसने कोई लाल रंग सा जूस मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसे पी लो, तुम्हें भी आराम महसूस हुआ। वहां आसपास शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। लगा कहीं शराब पीकर ये सारे लोग सो तो नहीं गए, पर सभी एक साथ कैसे सो जाएंगे? मैं ये सब सोच रहा था कि तभी उसने अपने हाथ का ग्लास मेरे चेहरे के सामने पकड़ते हुए फिर कहा, पी लो और आराम करो। उस वक्त मेरा ध्यान सामने जल रही आग की तरफ गया। वहां आग के पास पेड़ के पीछे से कोई हाथ पेड़ की खाल से चिपक कर सरकता हुआ आगे आया, किसी सांप जैसा। मैंने घबराकर उसे कहा, वहां कुछ है। मैं कुछ सोच पाता तब तक जिया ने वो प्याला मेरे मुंह पर लगाया और मैं गटागट कुछ घूंट पी गया, और तभी वो हाथ झट से पीछे चला गया। बहुत ही अजीब सा स्वाद था उसका। मुझे फिर से वही एहसास होने लगा जैसे उन पेड़ों के पीछे कोई है। मैंने जिया के हाथ को दूर करते हुए कहा, ये क्या था? अजीब था ये। उसके चेहरे पर एक लंबी अजीब सी मुस्कुराहट थी। पेड़ों के पीछे से कई सारे हाथ सर्पाकार रेंगते हुए आगे आ रहे थे। मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं लड़खड़ाने लगा था और लड़खड़ाते हुए मैं वहां से जाने लगा। तब उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने अपने कंधे की तरफ देखा तो मेरे कंधे पर एक बहुत ही सड़ा गला सा हाथ था, खोखला, जिसमें बस हड्डियां थी। मैंने घबराकर उस हाथ को झटक दिया। ये क्या मजाक है जिया? तुम्हारा हाथ। मैं ऐसे बोल रहा जैसे मैं बहुत थका हुआ था। जिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसी प्यार भरी आवाज में उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती। आओ, मैं तुम्हें शांति से सुला दूं। नहीं, तुम्हारा हाथ अभी अभी अजीब सा था, सड़ा हुआ, काला। उस वक्त मैं अपने अंदर बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। उसने फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरा एक हाथ अपने हाथ में ले लिया
मुझे याद आया कि मैंने अपने मोबाइल में एक मैसेज टाइप किया था। मैंने किसी तरह अपनी जेब से मोबाइल निकाला और जल्दी से अपने सर की ऊनी टोपी से अपना पसीना पोंछने के बहाने मैंने उसे उस टोपी के अंदर छुपा दिया। मैंने देखा कि उसमें बस 2% बैटरी बची थी। तभी जिया ने कहा, क्या हुआ? क्या हुआ है मेरे हाथ को? क्या मेरा हाथ ऐसा था? और उसी के साथ मुझे एक सड़न भरी बदबू आने लगी। मैंने आग की रोशनी में उसका हाथ देखा तो उसका हाथ अचानक से सड़ने लगा था, काला पड़ रहा था। उसके हाथ का मांस गलकर उसकी हड्डियों से चिपक गया था। हाथ में कई सारे कीड़े रेंग रहे थे। वो देख फिर एक बार मैंने उसका हाथ झटक दिया। ये क्या है जिया? मैंने उसका चेहरा देखा तो उसके चेहरे का भी वही हाल था। उसका चेहरा भी सड़ने लगा था। मुस्कुराहट की जगह सड़े गले होंठ थे और दांतों का कंकाल दिखाई पड़ रहा था। आंखों की जगह कीड़े रेंग रहे थे और उसी वक्त पैरों के पीछे से कुछ परछाइयां निकलकर बाहर आने लगी। मेरा डर बढ़ता चला गया, पर मैं बहुत कमजोर पड़ चुका था। मैं चल नहीं पा रहा था। मैंने उसी हालत में उस ऊनी टोपी में छुपाए मोबाइल का अंदाजन से कोई बटन दबा दिया और फिर उसे रुमाल में लपेट दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा और रेंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। वहां सब कुछ अजीब था। मेरे सामने कई सारी परछाइयां थी और मेरे कानों में एक नाम गूंज रहा था। मैंने किसी तरह ऊनी टोपी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। मेरे सामने जिया खड़ी थी, लेकिन वो मेरी जिया नहीं थी, कोई और ही थी। और मैं धीरे धीरे बेहोश होता चला गया। जब मुझे होश आया तब मैं उसी पत्थर के पास बैठा हुआ था जहां पर गगन ने मुझे रुकने के लिए कहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं इतनी देर से बस ये सपना देख रहा था? मतलब जो भी मैंने देखा था वो सब एक सपना था, बस एक डरावना सपना। मैंने अपने आप को शांत किया, बहुत शांत। अपनी आंखें बंद कर ली और फिर मैंने अपने पीछे वो आवाज सुनी, क्या? मैंने घबराकर पीछे देखा। मेरे पीछे जिया खड़ी थी। मैंने अपने चेहरे का पसीना पोंछा और अपने आप को समझाया कि मैंने जो भी देखा था वो सब झूठ था। मैं उसे देख मुस्कुराने लगा और वो भी मुझे देख मुस्कुराने लगी। तब मुझे अचानक से महसूस हुआ कि मेरे आसपास का सब कुछ अंधेरे में डूब रहा है। कुछ ही पल में रोशनी अंधेरे में घुलती चली गई, जैसे कोई काली स्याही पानी में घुलती है। तेज, बहुत तेज उसकी मुस्कुराहट फैलती चली गई और मुझे बस उसके चेहरे का एक कंकाल दिखाई देने लगा। मेरे सामने पेड़ों के पीछे से कई सारे हाथ सर्पाकार घूमते हुए सामने आ रहे थे और उसी के साथ एक नाम मेरे कानों में गूंजने लगा। मैं घबराकर चिल्लाने लगा, रुक जा, मैं और नहीं सह सकता, शांत हो जाओ प्लीज प्लीज। वो आवाज जैसे पेड़ों के पीछे से कहीं से आ रही थी। मैंने अपने कान बंद कर लिए और पीछे मुड़ा। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया है, एकदम शांत। और फिर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरे सामने जिया खड़ी थी और उसी पल में उसका शरीर सड़ने लगा, किसी मोम की तरह पिघलने लगा। उसकी वो भयानक चीख मेरे कानों के पर्दों को चीरते हुए मेरे दिमाग में डर भर रही थी, मुझे डर के अंधेरे में दूर धकेल रही थी। उस चीख के साथ मुझे फिर से होश आ गया। मैंने आंखें खोलकर देखा
तो मैं तब 10th में था। मैंने अपनी जेब को हाथ लगाया, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेरा मोबाइल कहाँ है। टेंट के अंदर से बाहर जलती हुई आग की रोशनी दिखाई पड़ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। आसपास सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। और फिर मैं डर से कराहते हुए करवट बदलकर अपनी बाई तरफ घूम गया। उसका चेहरा ठीक मेरी आंखों के सामने था। वही सड़ा गला चेहरा। उसकी वो आवाज सुनकर मेरा दिल दहल उठा था। उस झटके से मैं फिर होश खो बैठा। मुझे फिर जब होश आया तब मैं आग के पास लेटा हुआ था। कुछ धुंधली सी परछाइयां मेरे चारों तरफ मंडरा रही थी। तेजी से किसी तरह की हलचल कर रही थी और कुछ कह रही थी। हमारी मनवा स्वीकार करो, इस थाल सी नाल का स्वीकार करो। और उसी के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे सीने में, दिमाग में कई सारी सुइयां चुभ रही है। और तब एक तेज रोशनी मेरे चारों तरफ फैलती चली गई। परछाइयां धुंधलाकार होकर गायब हो गई, जैसे कई सारी टॉर्च लेकर कोई यहां वहां घूम रहा था। वहां हर जगह बस रोशनी ही रोशनी थी। मैं तब अधमरी हालत में था। मुझे कुछ भी होश नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उठा लिया हो और मुझे उठाकर कहीं भाग रहा है। मेरा शरीर बस उछल रहा था। मेरे सीने में किसी ज्वालामुखी की तरह बहुत तेज दर्द उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे मेरी जान निकल रही है। मेरी आंखें बंद हो रही थी। बहुत जर हो चुकी थी, जैसे मैं किसी तरह के नशे में था। और फिर आखिरकार मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे फिर एक बार होश आया और फिर एक बार मैं उसी जगह पर था जहां मेरे सामने वो लंबा ऊंचा पहाड़ खड़ा था और मेरे पास वो बड़ा सा पत्थर था जहां गगन ने मुझे रुकने के लिए कहा था। मैं गहरी सांसें ले रहा था, बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। और फिर से एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। तुम फिर से कहाँ खो गए हो? उस हाथ के स्पर्श से मैं घबरा गया और घबरा कर नीचे गिर पड़ा। मैंने अपने पीछे देखा तो मेरे पीछे कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उन्हीं में से एक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। मेरे सीने में अचानक से तेज दर्द होने लगा। मैंने अपने सीनों को हाथ लगाया। तब मुझे उठाते हुए उस पुलिस वाले ने कहा, आराम से, जख्म अभी तक पूरा नहीं भरा है, कुछ टाँके अब भी निकालने बाकी है, तो थोड़ा संभल कर। मैंने अपनी छाती को छू कर देखा तो छाती पर बहुत सारी पट्टियां लगी हुई थी। और फिर से उस पुलिस वाले ने मुझे थोड़ी गंभीर आवाज में समझाते हुए पूछा, देखो, तुम मुझे ये कहानी कई बार बता चुके हो, पर मुझे सच जानना है। बताओ कि तुम 7 दोस्त यहां क्या करने आए थे? उनकी वो बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया और उन्हें कहा, 7 नहीं, 8। उस पुलिस वाले ने अपना सर नकारात्मक हिलाते हुए कहा, नहीं, देखो, फिर से वो बकवास मत शुरू कर देना कि तुम्हारी कोई दोस्त थी, जिया, जिससे तुम प्यार करते थे। वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वही तुम्हें जन्मदिन पर यहां लेकर आई थी। देखो, हमने पूरी छानबीन की है, कॉलेज में हर किसी से पूछताछ की है। उस कॉलेज में तुम्हारे साथ जिया नाम की कोई लड़की नहीं थी, नहीं तुम्हारी क्लास में थी और नहीं तुम्हारे कॉलेज में। तो अब ठीक से याद करो और सोच समझकर मुझे जवाब दो कि तुम सारे दोस्त यहां क्या करने आए थे। ये कोई तंत्र मंत्र का चक्कर था या कुछ और था? देखो, अपने लिए ना सही, पर अपने मरे हुए दोस्तों के लिए हमें सच बता दो। मैं उसकी बात सुनकर सुनने रह गया। क्या मेरे सारे दोस्त मारे गए हैं? उस पुलिस अफसर ने अफसोस जताते हुए कहा, हाँ, अफसोस, पर यही सच है। तुम्हारे वो दोस्त मारे जा चुके हैं और जब हम वहां पहुंचे तब तुम अकेले थे जो जिंदा थे। तुम्हारा मैसेज नहीं मिलता तो शायद तुम्हें मर चुके होते।
तब मेरा ध्यान मेरे हाथ में जो चीज थी उस पर चला गया। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था, थोड़ा सा टूटा हुआ था पर चल रहा था, जिसमें वो आखिरी मैसेज लिखा था, हेल्प मी, फाइंड मी। अंधेरा होने वाला था और फिर एक बार आसमान में अंधेरा किसी काली स्याही से घुलने लगा था। मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक वही सारे दृश्य किसी फिल्म की तरह सरक रहे थे। तभी उस पुलिस वाले ने कहा, चलो, तुम अभी भी सदमे में हो। हम तुम्हें यहां इसलिए लेकर आए थे कि शायद इस जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आ जाए, पर शायद काम नहीं बना। पर हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी याद आ जाए तो हमें जरूर बताना कि तुम लोग यहां क्यों आए थे, क्या करना चाहते थे, और वो कौन था जो तुम्हें यहां लेकर आया था। और उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही नाम गूंज रहा था, जिया 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 जिया